मॉर्निंग क्लास वीडियो के इस लेक्चर में कक्षा 8वीं का प्रथम अध्याय ध्वनि जो कि कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। आज उसको पढ़ेंगे हम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी का स्वभाव निराला था। निराला जब शब्द बोला जाता है तो इसके कई अर्थ निकाले जाते हैं। निराला को नाम क्यों निराला मिला? क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में इनके जैसा दूसरा कोई साहित्यकार नहीं हुआ। इतने बड़े साहित्यकार होते हुए भी इनका संपूर्ण जीवन गरीबी में बीता। ऐसा नहीं था कि इनका साहित्य पे इनको पुरस्कार नहीं मिलते थे, इनाम नहीं मिलते थे। इनाम भी मिलते थे, पुरस्कार भी मिलते हैं। बावजूद इसके ये क्या करते थे, अपने पुरस्कार की जो राशि है वो कभी किसी गरीब छात्र को फीस के रूप में दे दिया करते थे ताकि वो अपनी फीस भर सके और अपनी पढ़ाई को आगे चला सके, और कभी किसी विधवा स्त्री के दुख को देख करके उनका हृदय द्रवित हो उठता था। इस वजह से वो अपना धन जो है उसको मनी ऑर्डर कर दिया करते थे, उसको दे दिया करते थे। यानी कि स्वयं के विषय में ना सोचते हुए समाज के विषय में अत्यधिक सोचते थे। इस वजह से ही इनको लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये तो निराले हैं, और तब से इनके नाम के सामने निराला उपनाम जुड़ गया। उन्होंने ही ये कविता लिखी ध्वनि। जब ध्वनि शब्द हम कहते हैं तो ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है कोई भी आवाज। ठीक, कोई भी आवाज, किसी भी आवाज को हम ध्वनि के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्वनि का अर्थ क्या है? अंतर्मन की आवाज के बारे में कवि ने कहा है कि जब हमारे अंतर्मन से कोई आवाज उठती है, उस ध्वनि के विषय में इन्होंने कहा है। और इन्होंने ये कहा है, मतलब इस कविता में, ध्वनि कविता के माध्यम से कवि जो है जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। थोड़ा सा कविता के विषय में जान लेते हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। यानी प्रकृति और मानवीय संवेदना यानी कि मानव के भाव जो हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। ठीक, कवि ने क्या किया है, कविता में पुष्पों के द्वारा, लताओं के द्वारा, कलियों के द्वारा मानव के जीवन को जोड़ा है। भाषा सरल और भावपूर्ण है, ठीक, जिसको हम और आप आसानी से समझ सकते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। तत्सम तद्भव शब्द क्या होते हैं, जब हम तत्सम तद्भव जानेंगे तब जान जाएंगे। मुख्य रूप से जान लीजिए कि संस्कृत के शब्दों को जब बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उसको कहा जाता है तत्सम, और प्रयोग के अनुसार जब उसमें कुछ बदलाव हो जाता है उसी को हम तद्भव कह देते हैं। जैसे लोचन, नयन, चक्षु को हम आंख कह देते हैं, तो लोचन, नयन और चक्षु जो है वो तत्सम है, और आंख कह दिया तो क्या हो गया, वो तद्भव हो गया। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, जीवन के प्रति आशावादी है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है, यही दिखाया गया है, और लोगों को भी जागृत करना चाहते हैं। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और किस तरह प्रकृति के प्रति इंसान की, अर्थात मानव के जो भी भाव रहते हैं उसको दर्शाया है, और वह किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं ये भी बताया गया है ना। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है ना। यदि है ना, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत ना पान, है ना। ये हम जानते हैं कि पेड़ अपना फल कभी भी नहीं खाता, सरवर अपना पानी कभी भी नहीं पीता, फिर भी वो पेड़ हर वर्ष क्या होता है, फलता है। ठीक है, लोगों को छाया देता है। वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं क्यों किसी को छाया दूं, मैं क्यों फलूं, ठीक है, इससे मुझे कोई फायदा नहीं है। तो प्रकृति हमें सिखाती है कि उसी प्रकार से हमें भी लोगों के लिए जीना चाहिए।
जब हम और आप कविता पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने बहुत से सुंदर चित्र प्रस्तुत होंगे। इसमें भाषा इसकी बहुत आसान है, सरल है, जो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं, वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। ठीक, अच्छा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि हम देखें, है ना, तो कल मेरी भांजी, छोटी सी भांजी है, उसने एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी बहुत छोटी सी थी लेकिन मॉरल बहुत था उसमें। ठीक है, उसने क्या बताया कि एक बार एक महामारी जो है राजा के सपने में आई। राजा के सपने में आई और राजा को बोल कर गई कि मैं तुम्हारे राज्य में आने वाली हूं और मैं 500 लोगों की जान लेकर जाऊंगी। ठीक, अब राजा घबरा गया, करे तो क्या करे। ठीक, दूसरे दिन क्या हुआ, उसने पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि महामारी आने वाली है, आप सब लोग सावधान हो जाएं क्योंकि 500 लोगों की जान जाएगी, पक्का 500 लोगों की जान जाएगी। ऐसा राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। ठीक, समय आया, महामारी आई और देखते देखते बहुत सारे लोगों की जान चली गई। जब महामारी वापस जाने लगी तो राजा ने उसको रोक कर पूछा कि महामारी, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। उसने बोला, कैसा धोखा राजन? महामारी ने कहा, राजा ने कहा कि तुमने कहा था कि सिर्फ 500 लोगों की जान जाएगी, लेकिन यहां तो 5500 लोगों की जान गई, तो ये धोखा नहीं तो क्या है? तब महामारी ने कहा कि राजन, मैं तो सिर्फ 500 लोगों की ही जान लेकर जा रही हूं। 5000 लोग तो वो मरे हैं जिसके लिए आपने ढिंडोरा पिटवाया था। आपने जो ढिंडोरा पिटवा करके लोगों के बीच में जो दहशत फैला दी थी, लोगों की नकारात्मक सोच की वजह से वो 5000 लोग मरे हैं। ठीक, तो क्या देखिए, वही सिचुएशन आज की नहीं है क्या? वही परिस्थिति आज की नहीं है? आज भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, रोज ही मौत की खबर, बीमार होने की खबर, कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच की वजह से। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि हम जैसा सोचते हैं हमारा शरीर भी वैसा ही रिएक्ट करने लगता है ना। यदि हम अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू करेंगे, हमारा शरीर स्वतः ही कमजोर लगने लगेगा। ठीक, और अगर सब कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, अगर अपने मन को समझा के रखेंगे तो वास्तव में सब कुछ ठीक होगा। ठीक, तो वैसी ही सोच यहाँ पे किसकी है? कवि की, सकारात्मक सोच के हैं। ठीक, वो जीवन के प्रति आशावादी हैं, सकारात्मक है, स्वयं तो सकारात्मक है ही, और भी लोगों को, ठीक, वो सकारात्मक सोच से नवाजते हैं। ठीक, वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो। ठीक, इसलिए वे कहते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सब जीवन में खुशियां नहीं ला देते। ठीक है, देखिए, अब कविता को पढ़ते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पे, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक, कवि क्या कहते हैं? युवा पीढ़ी को एक संकेत देते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कवि प्रकृति के चित्रण द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत। ऐसा मान लो अपने मन में कि तुम्हारे जीवन का अंत अभी नहीं है। ठीक, जैसे आजकल बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग विचार रख रहे हैं कि आजकल खतरे से मत डरिए क्योंकि सबको सबसे खतरा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी मृत्यु हो जाए। मतलब निराशावादी सोच में लोग डूबे हुए हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि ये समय एक बार बीत जाएगा, उसके बाद स्वर्णिम काल ही आएगा। ठीक, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब वसंत से क्या तात्पर्य है? हम सभी को पता है कि प्रकृति सबसे सुंदरतम अवस्था में, यानी प्रकृति अगर सबसे खूबसूरत लगती है तो कब लगती है? वसंत ऋतु में। ठीक, वसंत से पहले पतझड़ होता है। ठीक, पतझड़ में जब पत्ते झड़ जाते हैं तो वसंत ऋतु आते ही उस पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, नदियां पानी से भर जाती हैं। कुल मिलाकर के प्रकृति अपने सुंदरतम अवस्था पर रहती है। उसी प्रकार से मनुष्य कब सुंदर लगता है? जब वो अपने युवा अवस्था पे रहता है। ठीक, जब वो अपने युवा अवस्था में रहता है तभी तो उसके जीवन का वसंत आया हुआ है, एक तरह से देखा जाए तो, है ना। जैसे प्रकृति में वसंत ऋतु आने पर प्रकृति सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में युवा अवस्था आने पर वो सुंदर हो जाते हैं। ठीक, तो इस स्थिति में जब प्रकृति में क्षमता भर जाती है तो मानव में भी बहुत सारी क्षमता भर जाती है। आप सभी को पता है कि युवा चाहें तो किसी भी देश का भविष्य बदल सकते हैं। ठीक, युवाओं से ही, इसीलिए हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में युवा हमेशा सबसे ज्यादा रहते हैं, इसलिए कार्य क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि युवा ये सोच ले कि मेरा तो अंत निश्चित है, तो बताइए वो क्या क्रांति लेकर आएगा? क्या वो समाज में बदलाव लेकर आएगा? क्या अगर भगत सिंह ने ऐसा सोच लिया होता तो क्या वो फांसी पे चढ़ते? क्या नहीं। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। क्रांतिकारी छोड़िए, उसके अलावा भी समाज के सुधारक। ठीक, स्वामी विवेकानंद युवा थे जिन्होंने समाज में एक धार्मिक क्रांति ला दी, लोगों के भीतर ज्ञान का दीपक जलाया, जिससे कि लोग जो हैं वो जीवन की निराशा को छोड़कर आशावादी दृष्टिकोण को अपनाएं। वैसे ही इन्होंने कहा कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे भी जीवन में युवावस्था भी आई है, कार्य क्षमता भी बढ़ी हुई है। इस स्थिति में मेरा अंत अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। ठीक, जिस प्रकार से वसंत ऋतु में हर पेड़ पे सुंदर सुंदर डालियां आ जाती हैं, कलियां खिल जाती हैं, फूल खिल जाते हैं। ठीक, वैसे ही मेरे भी जीवन में क्षमता बढ़ गई है। ठीक है, काम करने की क्षमता बढ़ गई है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, क्या कहा कि मैं खुद तो जागरूक होऊंगा ही साथ जो लोग सोए हुए हैं, जो युवा सोए हुए हैं, उनको जगाने का प्रयास करूंगा। ठीक, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जो कलियां सोई हुई हैं उन पर प्यार से अपना हाथ फेरूंगा और जगा एक प्रत्युष मनोहर, और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा। ठीक है, देखिए हनुमान में क्षमता थी, है ना, समुद्र को लांघने की, लेकिन जब समुद्र के किनारे गए सब लोग, तो लोग टेंशन में आ गए कि चिंता हो गई कि लंका तो जाना है, लेकिन हम में से इतनी क्षमता किसमें है कि वो समुद्र को लांघ जाए। उस समय जामवंत जी सामने आए और उन्होंने हनुमान को उनके शक्तियों को याद दिलाया। हम सबके भीतर भी एक हनुमान है और आवश्यकता किसकी है? एक जामवंत की। ठीक, जो आए और हमें जागृत करे। जिस दिन हमें अपनी क्षमता का पता चल जाएगा, यकीन मानिए हम भी हनुमान जैसे महान कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो वही कार्य कौन करना चाह रहा है? कवि करना चाहते हैं। यहाँ पे निद्रित कलियों से आशय किससे है? उन युवाओं से जो अपने मार्ग से भटक कर, अपने कर्तव्यों से हटकर सोए पड़े हैं। ठीक, आलस्य से परिपूर्ण है। और आज के युवा को देख लीजिए, है ना, तो देखने में आजकल वो 21वीं सदी के नहीं 27वीं सदी के लगते हैं। ठीक, कान में उनके हेडफोन लगा होगा, है ना, इधर बाली होगी, ठीक, सबकी दाढ़ी बढ़ी होगी, है ना,
सुबह सुबह नहीं, दोपहर को 12 बजे सोकर उठते हैं, रात को 4 बजे सोते हैं। अब बताइए ऐसे युवा से आप क्या अपेक्षा रखेंगे, है ना। ऐसे युवा से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन अच्छी बात यही है कि हमारे देश के सभी युवाओं का यही हाल नहीं है। कुछ परसेंटेज में ही ऐसे युवा हैं जिनका जीवन ऐसा है। उसके अलावा बहुत सारे युवा हैं जो अपने मार्ग पर लगातार अग्रसर हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि जो लोग ऐसे सो रहे हैं, अपने मार्ग से भटके हुए हैं, मैं उनको बताऊंगा कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है और तुम क्या क्या कर सकते हो। ठीक, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से यानी एक एक युवा से, यहां पुष्प से आशय किससे है? युवाओं से। ठीक है, मनुष्यों से तंद्रालस, ठीक, तंद्रा प्लस आलस को जोड़कर एक शब्द बनाया गया तंद्रालस। ठीक, तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। जो आलस की जो लालसा है, चाहत है, उसको मैं खींच लूंगा, उनसे अलग कर दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए तंद्रा क्या होती है, एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया है। ठीक है, 6 बजे का अलार्म लगाया है कि 6 बजे उठना है, फिर अपना काम करना है सारा। 6 बजे अलार्म ने बोला और तुमने क्या किया? बंद करके सो गए। क्या सोचा? 5 मिनट बाद फिर उठेंगे। 5 मिनट बाद फिर से घड़ी देखी, अरे 5 मिनट और सो जाते हैं, फिर 5 मिनट, और ऐसा करते करते 8 बज जाते हैं। और तब आप हड़बड़ा कर उठते हैं और किसी तरह से अपना काम पूरा करते हैं, अगर थोड़े भी जागरूक हैं तो। वरना एक और इसका पेज है, उठते ही नहीं है और अपना काम खराब कर लेते हैं। तो ये क्या है? तंद्रा है, आलस। आप सभी को पता है, काम करना है लेकिन अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। और उस स्थिति में भूल ही जाते हैं, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, है ना। और हमको याद क्या रहता है? काल करे सो आज करे सो काल करो, काल करो सो परसों। और इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी तो जीना बरसों, है ना। अभी तो बहुत जीना है, क्या करना है? आज नहीं होगा कल होगा, है ना। लेकिन ऐसे लोगों की बहुत शिकायत करते हैं कौन? कवि। ठीक, और वर्तमान में भी होता है। समाज में ऐसे लोग को कौन अच्छा मानता है बताइए? कोई है? जिसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, अरे वाह मेरा बेटा 12 बजे उठा है सो करके। बताइए, किसी के पेरेंट्स खुश होते हैं क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी के पेरेंट्स खुश होते होंगे तो। ठीक है, तो क्या कहा? पुष्प पुष्प से यानी एक एक प्राणी से मैं तंद्रालस यानी कि आलस और तंद्रा, इन दोनों की जो लालसा है उनके भीतर, इच्छा है, उसको मैं खींच लूंगा, उनको मैं समाप्त कर दूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ठीक, चाहे मुझे कितना भी अपने जीवन का कितना भी समय, कितना भी कष्ट मुझे उठाना पड़े, लेकिन उन सबको उठाते हुए भी मैं इन लोगों को जागृत करूंगा। ठीक, इन लोगों को जगाऊंगा, इन लोगों को नहीं सोने दूंगा। ठीक, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। ठीक है, मेरे वो जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक, आपने एक फूल को खिलते हुए देखा है? जब फूल खिलता है तो कली के रूप में भी वो सुंदर लगता है ना। फिर उसकी एक एक दो दो पंखुड़ियां खुलती हैं और एक समय आता है जब फूल पूरा विकसित हो जाता है और उसके बाद खिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ठीक, तो क्या कहते हैं? ये फूल के खिलने की अंतिम पराकाष्ठा है ना। उसी प्रकार से कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि मैं भी मनुष्य को बता दूंगा कि तुम्हारी क्षमता कहां तक है ना। कई बार हमको लगता है कि हम फला काम नहीं कर सकते, लेकिन वो मजबूरी में करना पड़ता है और हम खुद हैरान हो जाते हैं कि उस काम को हमने कितनी आसानी से कर लिया, है ना। तो यानी हमारे भीतर क्षमता थी, बस हमको पता नहीं था। उसी बात को कवि ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मनुष्य को बता दूंगा कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है, क्योंकि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक, उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता बिल्कुल जो भी समझ में नहीं आया होगा
जो भी समझ में आपको नहीं आया होगा उसको कमेंट बॉक्स में पक्का बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपना ख्याल रखना। ठीक है, धन्यवाद।